अस्सलामुअलैकुम डियर स्टूडेंट, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद है आप लोग ठीक से होंगे। अल्लाह रब्बुल आलमीन से दुआ है अल्लाह आपको हमेशा कामयाब व कामरान फरमाए। स्टूडेंट, आज का हमारा टॉपिक है एवोगैड्रोस लॉ, फर्स्ट ईयर केमिस्ट्री, थर्ड चैप्टर का। ये बहुत एक छोटा सा इम्पॉर्टेंट बड़ा ही अच्छा सा टॉपिक है। इसको समझने आइए इसको स्टार्ट करते हैं। मैंने इसको स्टार्ट करने से पहले आप लोगों को बता देता हूँ कि वॉल्यूम का गैस लॉज के अंदर हम डिफरेंट एक्सटर्नल कंडीशन के साथ रिलेशन पढ़ते हैं। जैसा कि हमने प्रेशर पढ़ा था कि प्रेशर के साथ वॉल्यूम का क्या रिलेशन है, इसी तरह टेम्परेचर के साथ, और आज हमारा थर्ड फैक्टर है नंबर ऑफ मोल्स के साथ। इनको हमने बताया था कि ये हमारे पास एक्सटर्नल कंडीशंस हैं। एक्सटर्नल कंडीशंस रिलेशनशिप जब हम स्टडी करते हैं किसी भी गैस के वॉल्यूम का विद दीज एक्सटर्नल कंडीशंस, तो इसको हम गैस लॉस बोलते हैं। जब वॉल्यूम का रिलेशनशिप हम स्टडी करते हैं प्रेशर के साथ तो इसे हम बॉयल्स लॉ कहते हैं, और इसी तरह टेम्परेचर के साथ, और टेम्परेचर में मैंने आपको पॉइंट ऑलरेडी बता दिया है कि एब्सोल्यूट टेम्परेचर के साथ, तो देन उसे हम चार्ल्स लॉ कहते हैं। और थर्ड नंबर पे जब वॉल्यूम का हम रिलेशन पढ़ते हैं किसके साथ, एन के साथ, तो इसे हम बोलते हैं एवोगैड्रोस लॉ। जब एक पैरामीटर के साथ हम वॉल्यूम का रिलेशन स्टडी करेंगे तो अदर टू पैरामीटर्स को हम कांस्टेंट रखते हैं। तो इसी तरह इसको एक छोटा सा बता देता हूँ। जब हमने वॉल्यूम का रिलेशनशिप स्टडी किया किसके साथ, प्रेशर के साथ, इसी को हमने नाम दिया बॉयल्स लॉ, और इसमें हमने कांस्टेंट क्या रखा, टेम्परेचर और नंबर ऑफ द मोल्स या एन ऑफ द गैस, ये क्या रखा, कांस्टेंट रखा, और इसी को हमने नाम क्या दिया, बॉयल्स लॉ का। अच्छा, इसी तरह जब हमने वॉल्यूम का रिलेशन स्टडी किया टेम्परेचर के साथ, कौन से टेम्परेचर, एब्सोल्यूट टेम्परेचर के साथ, और यही वजह है कि जब कैपिटल टी हम लिखते हैं तो ये कैपिटल टी यही रिप्रेजेंट करता है कि यहाँ पे जो हम टेम्परेचर ले रहे हैं वो एब्सोल्यूट टेम्परेचर है। यहाँ पे प्रेशर और एन जो है ये क्या होंगे, कांस्टेंट होंगे। यही बात है, आपको मैंने बताया है कि दो पैरामीटर को इसी को हमने क्या नाम दिया था, चार्ल्स लॉ का। अच्छा, अब हमारे पास थर्ड पैरामीटर आता है। वॉल्यूम का रिलेशन क्या है, नंबर ऑफ द मोल्स के साथ, और ये क्या रिलेशन है, डायरेक्ट है। इस वक्त हम टेम्परेचर और प्रेशर को क्या रखते हैं, कांस्टेंट रखते हैं, और इसी को हमने क्या नाम दिया, एवोगैड्रोस लॉ। एवोगैड्रोस लॉ। अच्छा, जब हम चार्ल्स लॉ या बॉयल्स लॉ को स्टडी करते हैं, दोनों को मैं कंबाइंड बात कर रहा हूं। इस वक्त हमारे पास जो एन है दोनों केसेस में, चाहे वो बॉयल्स लॉ हो चाहे चार्ल्स लॉ हो, आपने जब डेफिनेशन लिखनी है इनकी तो वॉल्यूम के साथ हम लिखते हैं गिवन मैस ऑफ अ गैस, यानी वहां पे हम बोल देते हैं गिवन मैस ऑफ गैस, द वॉल्यूम ऑफ, ये वर्ड हम रिप्रेजेंट कर देते हैं क्या, गिवन मैस ऑफ अ गैस। जब हम एवोगैड्रोस लॉ को स्टडी करेंगे हम ये नहीं बोलेंगे गिवन वाला वर्ड, क्यों, एन तो हम चेंज कर रहे हैं, इसमें तो एन के साथ वेरी कर रहे हैं, तो आपके पास ये तो तब होता है कि जब हमें एक स्पेसिफिक चीज दी गई है
उसी के साथ हम रिलेट कर रहे हैं। अमाउंट हमारे पास कांस्टेंट है, इधर हम क्या कर देते हैं, अमाउंट को वैरी करते हैं। तो यही वजह है कि जब आप बुक पे डेफिनेशन को स्टडी करते हैं तो उसमें लिखा होता है, जब हम बॉयल्स लॉ को स्टडी करते हैं तो वहां पे डेफिनेशन वो जब भी आप पढ़ेंगे बुक पे लिखी हुई है, आप देख सकते हैं, द वॉल्यूम ऑफ ए गैस नहीं लिखेगा, क्या लिखता है, वॉल्यूम ऑफ अ गिवन मैस ऑफ गैस is inversely proportional to applied pressure when temperature and number of the moles of the gas are kept constant। इसी तरह जब चार्ल्स लॉ को हम डिफाइन करते हैं तो हम यही बोलते हैं द वॉल्यूम ऑफ गिवन मैस ऑफ अ गैस। वहां पे वॉल्यूम ऑफ मैस ऑफ गैस नहीं लिखेगा, वॉल्यूम ऑफ गिवन मैस ऑफ अ गैस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एब्सोल्यूट टेम्परेचर व्हेन अप्लाइड प्रेशर इज केप्ट कांस्टेंट। लेकिन जब हम एवोगैड्रोस लॉ को डिफाइन करेंगे, उसकी डेफिनेशन लिखेंगे, तो वो उसको क्या लिखा जाएगा, इसी को लॉ की, जो लॉ की हम डेफिनेशन लिख रहे हैं उसको हम कैसे लिखेंगे, द वॉल्यूम ऑफ मैस ऑफ द वॉल्यूम ऑफ मैस ऑफ अ गैस। यहां पे हम गिवन वाला वर्ड नहीं लिखेंगे, या यही लिख देते हैं द वॉल्यूम ऑफ अ गैस, फिर भी बात वही है। द वॉल्यूम ऑफ अ गैस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल। अब इन्हीं को आप वर्डों में लिखना है, इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू, बेसिकली एन क्या है, नंबर ऑफ मोल्स है, और नंबर ऑफ मोल्स में आपने पॉइंट पढ़ा हुआ है कि जो नंबर ऑफ मोल्स होते हैं ये किस चीज को रिप्रेजेंट करते हैं, नंबर ऑफ पार्टिकल्स को। तो यही बात है, द वॉल्यूम ऑफ अ मैस ऑफ अ गैस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू नंबर ऑफ molecules of a gas at given। अब इन दोनों को हमने कांस्टेंट रखा है तो मैं लिख रहा हूं एट गिवन टेम्परेचर एंड प्रेशर। ये हमारे पास एवोगैड्रोस लॉ की डेफिनेशन बन गई। द वॉल्यूम ऑफ a gas, the volume of a mass of a gas is directly proportional to किसके, number of the molecules of a gas at given temperature and pressure, या इसी given के साथ लिख सकता है at same temperature and pressure। अच्छा, अगले पॉइंट, जब एवोगैड्रोस बेसिकली एक साइंटिस्ट का नेम है, एवोगैड्रोस पार्टिकल की बात हो, एवोगैड्रोस लॉ की बात हो, एवोगैड्रोस पार्टिकल की बात होगी, तो ये भी एक ही काम है। ये एडिसन एवोगैड्रोस ने काम किया कि एक मोल के अंदर नंबर ऑफ पार्टिकल्स कितने होते हैं, एवोगैड्रोस पार्टिकल्स, उन्हीं को हमने एवोगैड्रोस का नाम दिया। इसी तरह जब ये लॉ आया तो इसी को हम लॉ भी कहते हैं। आपकी बुक में एक स्टेटमेंट है, मैं इसको मैंने क्या बना दिया, लॉ। एक और बात कर रहा हूं उसको मैं कह रहा हूं स्टेटमेंट, तो बात वो भी एक ही है, या उसी को हम बोल देते हैं स्टेटमेंट या हाइपोथेसिस। ये लॉ है, इसी लॉ की बेस पे उसने एक स्टेटमेंट या हाइपोथेसिस दे दिया, वो भी बात एक है। तो ये मैं लिख सकता हूं स्टेटमेंट, तो बात एक ही है, थोड़ी सी यहां पे वर्ड या अल्फाज चेंज हुए हैं। यहां पे क्या कहता है, द इक्वल वॉल्यूम ऑफ ऑल गैसेस। अब वहां पे मैं क्या कह रहा है, इक्वल वॉल्यूम, जो आपकी बुक भी बता रही है, इक्वल वॉल्यूम ऑफ ऑल द गैसेस एट सेम टेम्परेचर एंड प्रेशर कंटेन इक्वल नंबर ऑफ द मॉलिक्यूल्स। जरा देखते हैं, इक्वल वॉल्यूम ऑफ ऑल गैसेस occupies
इक्वल नंबर ऑफ molecules at same temperature and pressure। इसको हम क्या कहते हैं? एवोगैड्रोस लॉ स्टेटमेंट या एवोगैड्रोस लॉ क्या कहता है? द इक्वल वॉल्यूम ऑफ ऑल गैसेस कंटेन या ऑक्युपाइज, क्या बात है, सेम नंबर ऑफ द मॉलिक्यूल्स या इक्वल नंबर ऑफ द मॉलिक्यूल्स एट सेम टेम्परेचर एंड प्रेशर। इसको हम बोलते हैं एवोगैड्रोस लॉ स्टेटमेंट। इक्वल वॉल्यूम, इसका मतलब क्या है कि जब नंबर ऑफ मॉलिक्यूल सेम होंगे तो वॉल्यूम भी क्या होगा? सेम होगा। इक्वल वॉल्यूम ऑफ ऑल गैसेस या ऑफ ऑल गैसेस ऑक्युपाई इक्वल नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स। इसी को आप और लफ्जों में यह भी कह सकते हैं इक्वल नंबर ऑफ द मोल्स। जाहिर बात है जब मोल्स सेम होंगे तो मॉलिक्यूल्स भी क्या हो जाएंगे? सेम हो जाएंगे एट सेम टेम्परेचर एंड प्रेशर इज नोन एज एवोगैड्रोस लॉ स्टेटमेंट। अच्छा, इसी लॉ को आगे चलते हैं। ये लॉ क्या कहता है? द वॉल्यूम ऑफ अ गैस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू नंबर ऑफ द मोल्स। जब मोल्स है कहाँ पे? जब टेम्परेचर और प्रेशर को क्या लिया गया है? कांस्टेंट कर दिया गया है। इसी तरह वॉल्यूम इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है तो ये के एन और ये वी बाय एन इज इक्वल टू के। देन हमारे पास क्या है? वी वन ओवर एन वन इज इक्वल टू वी टू ओवर एन टू। ये भी एवोगैड्रोस लॉ इक्वेशन है। ये भी हमारे पास एवोगैड्रोस लॉ इक्वेशन है, या के एक प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट था। अच्छा, अब आते हैं इसके एग्जांपल्स की तरफ। डेली लाइफ वाली एग्जांपल्स को देखते हैं। स्टूडेंट, आप लोगों को पता है जब भी हम सांस लेते हैं, इनहेल करते हैं, सांस लेके थोड़ा सा लंबा सा सांस लेके देखें, आप भी देखें मैं भी देखें, आपका डायाफ्राम ऊपर की तरफ आता है। इसका मतलब क्या हुआ कि जब हम डेली लाइफ वाली एग्जांपल के, जब हम गैस इनहेल करते हैं तो जो हमारे पास ये फेफड़े हैं उनका लंग्स जो है उनका साइज क्या होता है? बढ़ जाता है। और जब हम एक्सहेल करते हैं तो उनका साइज क्या हो जाता है? कंट्रैक्ट हो जाते हैं। इसी तरह बैलून है, उसके आप अंदर जितनी गैस ज़्यादा फिल करते जाएंगे उतना बैलून का साइज जो वॉल्यूम है वो क्या करता जाता है? इंक्रीज करता जाता है। इसी तरह आप लोग देखें जो आप टायर है गाड़ी का या किसी और चीज़ का, आप उसके अंदर जितनी एयर ज़्यादा फिल करते जाएंगे उतना उसका वॉल्यूम फैलाव बढ़ता जाएगा, और जितना उसका गैस जो कम होगी, इसी बात है जब पंक्चर हो जाता है टायर तो वो ज़मीन के साथ पचका पड़ा होता है, और जब हम उसी के अंदर एयर फिल करते हैं तो वो ज़मीन से ऊपर चला जाता है, उसका वॉल्यूम क्या हो जाता है? इंक्रीज कर जाता है। और जितनी हम, अब वही बात है कि अगर आप बैलून लेते हैं तो आप ये एक्सपेरिमेंट खुद भी कर सकते हैं, उसमें एयर फिल करें, थोड़ा एयर फिल करेंगे तो उसमें उसका साइज थोड़ा होगा, जैसे जैसे आप ज़्यादा उसमें एयर फिल करते जाएंगे उसी तरह बैलून का साइज जो है वो बढ़ता जाएगा। इट्स मीन दैट वॉल्यूम बढ़ता जाएगा, और वॉल्यूम हम यही कहते हैं द स्पेस ऑक्युपाइड बाय द ऑब्जेक्ट ऑफ द, अच्छा, द स्पेस ऑक्युपाइड बाय एन ऑब्जेक्ट इज नोन एज वॉल्यूम। तो वॉल्यूम वो जो है इंक्रीज करता जाएगा। अच्छा, अगले पॉइंट पे आते हैं कि अगर हमने यही बात की कि जब इक्वल वॉल्यूम है, इसी लॉ को हम एक और वर्ड में भी देख सकते हैं, ये और वर्ड्स में भी इस लॉ को हम एक्सप्लेन कर सकते हैं। कैसे? कि जब सेम नंबर ऑफ मोल्स होंगे गैस के तो देन उनका वॉल्यूम क्या होगा? सेम ही होगा। अब इसी के लिए मैंने कहा कि जब ये चीज़ है तो इसका मतलब क्या है कि अगर सेम नंबर ऑफ, यही बात मैंने वही की है, सेम नंबर ऑफ मोल्स ऑफ गैसेस, अगर हमारे पास कुछ गैसेस हैं उनमें नंबर ऑफ मोल्स सेम है तो देन
उनका जो वॉल्यूम होगा वो भी क्या होगा, तमाम गैसेस का सेम होगा, वो चेंज नहीं होगा, वो भी वही देन क्या होगा, वॉल्यूम ऑफ द गैसेस विल बी सेम। यानी अगर हमारे पास कुछ एक से ज्यादा गैसेस भी हैं, अगर उनमें नंबर ऑफ मोल्स, ये क्या है, नंबर ऑफ मोल्स है, और नंबर ऑफ मोल्स में तो नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स होते हैं, अगर नंबर ऑफ मोल्स सेम है, जितनी भी गैसेस आपने ली है, कोई भी गैस है, तो उनमें वॉल्यूम क्या होगा, सेम होगा। अब जरा देखते हैं, मैं इसकी एग्जांपल लेता हूं इसी बात की। मेरे पास गैस है हाइड्रोजन 2 पॉइंट, और ये बात आप लोगों ने पहले पढ़ रखी है, कहां पे, चैप्टर 1 में मोलर वॉल्यूम के अंदर ये पॉइंट आपने पढ़ रखा है। कैसे, उसी से मैं आपको ये पॉइंट बताने की कोशिश करूंगा, या ये स्टेटमेंट आपको समझ आ जाएगी। 2.016 ग्राम ऑफ हाइड्रोजन, अगर ये हाइड्रोजन गैस के इतने ग्राम है, देन इसके गैस के मास को हमने ग्राम में रिप्रेजेंट किया है, तो देन उसको क्या बोलते हैं, मोल। इसी को मैं क्या कहूंगा, 1 मोल ऑफ गैस। अब गैस, क्योंकि हम हाइड्रोजन ले रहे हैं, तो फिर हम हाइड्रोजन ही लिखेंगे, कोई और गैस नहीं लिखेंगे। अच्छा, अब आपको पता है कि जब 1 मोल हो किसी भी ऑब्जेक्ट का, उसमें नंबर ऑफ पार्टिकल्स कितने होते हैं, 6.02 10 रेज़ पावर 23। अच्छा, जब 1 मोल हो किसी गैस का, तो पार्टिकल्स तो इतने, यहां पे पार्टिकल्स क्या होंगे, मॉलिक्यूल्स। तो देन मॉलिक्यूल्स इतने हैं, तो फिर इसका वॉल्यूम कितना बनेगा, पॉइंट ये आता है, वॉल्यूम कितना बनेगा, 22.414 एट STP होता है, इसी को हम बोलते हैं क्यूबिक डेसीमीटर। ये हमारा वॉल्यूम बन जाएगा जब हम टेम्परेचर और प्रेशर को क्या करेंगे, सेम। इसी तरह CH4 है, 12 + 14 16 ग्राम ऑफ CH4, इसके मास को हमने ग्राम में रिप्रेजेंट किया, इसी को क्या मैं बोलूंगा, 1 मोल ऑफ CH4। जब इसका मोल 1 है, तो देन पार्टिकल्स कितने होंगे, 6.02 10 रेज़ पावर 23। ये इसके साथ भी वही मॉलिक्यूल्स आएगा, और इसका भी वॉल्यूम कितना बनेगा, अगेन वही लिखा जाएगा, 22.414 क्यूबिक डेसीमीटर। अच्छा, और पॉइंट की तरफ आते हैं। मेरे पास है ऑक्सीजन गैस O2, मैं लिख देता हूं 32 ग्राम ऑफ CH4, इसके साथ में मैं क्या लिखूंगा, 1 मोल ऑफ O2, देन ये क्या आ जाएगा, 6.02 10 रेज़ पावर 23, और इसके साथ क्या आ जाएगा, 22.414 क्यूबिक डेसीमीटर। अब देखें, बात करने का जो मकसद है वो यही है कि जब हमने कहा ना कि सेम नंबर ऑफ मोल्स ऑफ द गैसेस, 3 हमने डिफरेंट गैसेस ली, जब उनके मोल्स सेम है, इस चीज को देखें, जब इनके मोल्स सेम है, तो देन इनका वॉल्यूम क्या है, सेम है। देखें, द वॉल्यूम ऑफ द गैस विल बी सेम, वो सेम है, उसमें कोई शक नहीं। इसी तरह ये क्या कहता है, द इक्वल वॉल्यूम ऑफ ऑल गैसेस, जितनी भी गैसेस हमने ली हैं, अगर उनका वॉल्यूम सेम है, एक जैसा है, तो देन क्या होगा, ऑक्यूपाइज सेम नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स, फिर वो तमाम गैसेस के जो मॉलिक्यूल्स होंगे वो भी सेम होंगे एट गिवन टेम्परेचर एंड प्रेशर। देखें, जब ये हमने वॉल्यूम्स की बात की, ये वॉल्यूम किस चीज का है, हाइड्रोजन का है, ये वॉल्यूम किसका है, मीथेन का है, ये वॉल्यूम किसका है, ऑक्सीजन का है। 3 डिफरेंट गैसेस ली हैं, तीनों गैसेस का जब वॉल्यूम सेम है, तो वो कहता है उनके मॉलिक्यूल्स सेम होंगे, तो उस वक्त उनके मॉलिक्यूल्स तीनों में देख लो, मॉलिक्यूल्स क्या है, सेम है। जब मॉलिक्यूल सेम है, इट्स मीन दैट उनमें नंबर ऑफ
मोल्स क्या रहेंगे, वो भी सेम रहते हैं, वो भी चेंज नहीं होते। अच्छा, इसी से स्टूडेंट अगले पॉइंट की तरफ आते हैं कि इस पॉइंट से अगले पॉइंट को स्टडी करते हैं कि जब इतना वॉल्यूम होता है तो फिर कोई भी गैस लें उसमें मॉलिक्यूल्स कितने आ रहे हैं, इतने, क्योंकि जब वॉल्यूम सेम है और वॉल्यूम सेम होने की वजह से उनके नंबर ऑफ मोल्स क्या है, सेम है। और जब नंबर ऑफ मोल्स 1 है सबके, तो पार्टिकल्स सब में क्या है, एवोगैड्रोस पार्टिकल्स हैं, ये इट्स मीन दैट उनमें सब में जो नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स हैं वो भी क्या है, सेम है। तो अब देखें, अब आपने पॉइंट समझना है, इससे अगले पॉइंट की तरफ मैं लेके जा रहा हूं। अगर गैस का वॉल्यूम 22 है, 22.414 क्यूबिक डेसीमीटर, ये क्या है, वॉल्यूम ऑफ गैस कंटेन पार्टिकल्स। अब इसको हम अपने लफ्जों में लिख रहे हैं कि ये कितने पार्टिकल्स कंटेन करेगा। देखें, जब ये वॉल्यूम हमारा क्या है, इसी को हमने नाम दिया था मोलर वॉल्यूम। मोलर वॉल्यूम का मतलब क्या होता है, द वॉल्यूम ऑक्युपाइड बाय 1 मोल ऑफ गैस एट गिवन टेम्परेचर एंड प्रेशर। तो जब इतना वॉल्यूम है किसी भी गैस का तो उन सब का मोल्स क्या है, सेम। तो उस वक्त उनके पार्टिकल्स कितने हैं, 6.02 10⁻23। ये क्या आ गया, पार्टिकल्स, जिसको हम सादा लफ्जों में क्या नेम देंगे, मॉलिक्यूल्स। अब जब अगर हमारे पास इतने क्यूबिक डेसीमीटर किसी भी गैस का वॉल्यूम है तो फिर पार्टिकल जितने हैं, और अगर ये पार्टिकल 1 क्यूबिक डेसीमीटर हम कर देते हैं, 1 क्यूबिक डेसीमीटर ऑफ गैस कंटेन पार्टिकल्स, तो फिर पार्टिकल्स कितने होंगे, ये डिवाइड कर देंगे तो हमारे पास क्या आंसर आएगा, 6.02 10⁻23 डिवाइडेड बाय 20.414। अब इसका आंसर आप लोग निकालेंगे तो हमारे पास आंसर क्या आता है। आपकी बुक में ये पॉइंट लाइन लिखी हुई है, मैंने उसी लाइन को वर्ड्स में लेके आ गया हूं, यानी उसी लाइंस को एक न्यूमेरिकल डाटा की फॉर्म में लेके आ गया हूं ताकि आपको समझने में क्या रहे, आसानी रहे। तो ये बनता है 2.68 10⁻22। यहां मैं क्या लिखूंगा, मॉलिक्यूल्स। तो ये अब एक और हमें पॉइंट मिल गया कि जब वॉल्यूम अगर मोलर वॉल्यूम है तो फिर कोई भी गैस हमने ली है उस वक्त उनके पार्टिकल सेम है, और मोलर वॉल्यूम कितना है, 22.414 क्यूबिक डेसीमीटर। और इसी तरह अगर वॉल्यूम 1 क्यूबिक डेसीमीटर कर दिया जाए तो फिर गैसेस के पार्टिकल्स क्या चेंज हो जाएंगे, फिर भी पार्टिकल सेम रहेंगे। वो कितने होंगे, 2.68 10⁻23 मॉलिक्यूल्स। ये किसके लिए होंगे, जब वॉल्यूम हमारे पास 1 क्यूबिक डेसीमीटर होगा। जब ये सेम है तो हम इसी को लिख सकते हैं एट सेम टेम्परेचर एंड प्रेशर। जब टेम्परेचर और प्रेशर जो है वो सेम है तो फिर क्या होगा, ऑल गैसेस कंटेन कितने, 2.68 10⁻22 मॉलिक्यूल्स फॉर। अब वॉल्यूम कितना होगा जब इतने मॉलिक्यूल्स होंगे, 1 क्यूबिक डेसीमीटर। अच्छा, एक और पॉइंट देखें कि हमारे पास ये 3 डिफरेंट गैसेस हमने ली, जब उनका मोल सेम है तो तीनों गैसेस के पार्टिकल सेम है। जब पार्टिकल सेम है तो उन तीनों गैसेस का वॉल्यूम भी हमारे पास क्या आया, सेम आया। इसी तरह ये वॉल्यूम इतना आया है, अगर इसी तरह जब, यानी ये इसका मतलब क्या है, अब मैंने वही बात की कि अगर इतने वॉल्यूम के लिए हमने पार्टिकल्स किसी भी गैस के निकालें तो वो हमारे पास कितने बनते हैं,
6.02 10⁻23 मालिक्यूल्स। और अगर हमारे पास वॉल्यूम 1 क्यूबिक डेसीमीटर हो जाए तो फिर पार्टिकल्स कितने होते हैं 2.68 10⁻22 मालिक्यूल्स। और इसी तरह अगर हम टेम्परेचर और प्रेशर को कांस्टेंट करते हैं, रखते हैं, और हम देखें ना डिफरेंट गैसेस के जो मालिक्यूल्स फाइंड किए हैं उनका मास डिफरेंट था। अब क्या 1 क्यूबिक डेसीमीटर के लिए उसके लिए अगर मास निकालें तो फिर क्या होगा। तो स्टूडेंट अगर मैं ये 1 क्यूबिक डेसीमीटर के लिए मास निकालना भी चाहता हूं तो ये आपने फार्मूला याद रखना है, नंबर ऑफ पार्टिकल्स वाला। वो क्या है, नंबर ऑफ पार्टिकल्स इज इक्वल टू मास ओवर मोलर मास मल्टीप्लाई बाय एवोगैड्रोस नंबर। अब यहां पार्टिकल्स में डेफिनेट हम क्या बात करेंगे, मॉलिक्यूल्स। अब देखें हमें ये पॉइंट समझ आ गया कि जब वॉल्यूम होता है 22.414 क्यूबिक डेसीमीटर तो उस वक्त पार्टिकल्स कितने हैं 6.02 10⁻23। कोई भी गैस हो उसका मास कोई भी हो, इसका पॉइंट का मतलब। अब एक और बात भी इसी से आपको मैं बता देता हूं, ये क्वेश्चन भी आता है कि हमारे पास जो गैसेस हैं इनका मास डिफरेंट है लेकिन इनका वॉल्यूम सेम है, इनमें नंबर ऑफ पार्टिकल सेम होते हैं, जब इनके नंबर ऑफ मोल्स क्या होंगे, सेम। इसका मतलब क्या हुआ कि जो वॉल्यूम है किसी भी गैस का वो उसके मास पे और उसके साइज पे डिपेंड नहीं करता, बल्कि जो वॉल्यूम है इसकी डिपेंडेंस किस पे है, नंबर ऑफ पार्टिकल्स पे। और जब नंबर ऑफ पार्टिकल्स सेम होंगे तो देन वॉल्यूम सेम होगा, और वॉल्यूम जो है ये साइज और मास पे डिपेंड नहीं करता। ये मैं पॉइंट लिख देता हूं, वॉल्यूम ऑफ गैस क्या है, इंडिपेंडेंट, यानी ये डिपेंड नहीं करता, इंडिपेंडेंट ऑफ किसके, मास, यानी किसी भी गैस के मास पे डिपेंड नहीं करता, और दूसरी बात उसके साइज पे। पहली बात उसके मास पे भी नहीं डिपेंड करता, दूसरी बात उसके साइज पे भी डिपेंड नहीं करता। अगर डिपेंड करता है तो वो किस पे डिपेंड करता है, वॉल्यूम यानी नंबर ऑफ पार्टिकल्स। अब मैंने एक लास्ट पॉइंट भी बता दिया, तो जो वॉल्यूम ऑफ गैस है ये डिपेंड करता है, तो किस पे डिपेंड करता है, डिपेंड्स कहां पे, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स पे। और जब नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स सेम होंगे फिर बेशक कोई भी गैस है उसका मास ज्यादा है या कम है, उनका साइज कम है या बड़ा है, कोई भी साइज है, तो उसमें जब नंबर ऑफ मॉलिक्यूल सेम होंगे तो उन गैसेस का जो वॉल्यूम होगा वो सेम रहेगा। अगर उनके नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स चेंज हो जाते हैं, इट्स मीन दैट उनके मोल्स चेंज हो जाते हैं, फिर वॉल्यूम चेंज होगा, अदरवाइज वॉल्यूम सेम रहेगा। ये बात आपने देख ली है, आपको ये सामने नजर आ रहा है कि जब तीन डिफरेंट गैसेस नहीं है और तीनों गैसेस के मास तो डिफरेंट है लेकिन उनके जब मोल्स सेम है, पार्टिकल सेम है, उनका वॉल्यूम क्या आया, सेम। इसका मतलब क्या हुआ कि जो वॉल्यूम है वो उनके मैसेज पे डिपेंड ही नहीं कर रहा, बल्कि किस पे डिपेंड कर रहा है, उनके अंदर मौजूद नंबर ऑफ पार्टिकल्स पे। जब मोल एक है तो मोल एक होने की वजह से उनमें नंबर ऑफ पार्टिकल सेम है, देन वॉल्यूम क्या है, सेम है। और इस लेक्चर का हमारे पास एक लास्ट पॉइंट है, वो क्या है कि ये जो हमने नंबर ऑफ पार्टिकल्स का फार्मूला लिखा, इसी नंबर ऑफ पार्टिकल से हम देखते हैं कि गैस का 1 क्यूबिक डेसीमीटर जो हमारे पास वॉल्यूम हो तो फिर हाइड्रोजन का या ऑक्सीजन का मास कितना है वो आपने निकालना है। जरा देखते हैं, आएं। यानी ये बात क्या है कि जब उनका वॉल्यूम है 22.414 क्यूबिक डेसीमीटर तो फिर
उनका जो है मास इतना है हाइड्रोजन का, और जब इतना वॉल्यूम है तो ऑक्सीजन का मास इतना है। इसी तरह अगर हम उनका वॉल्यूम चेंज कर देते हैं तो क्या मास का फर्क पड़ेगा, यानी वॉल्यूम कितना कर देते हैं 1 क्यूबिक डेसीमीटर, तो फिर क्या पड़ेगा जरा देखते हैं। अच्छा, फॉर 1 क्यूबिक डेसीमीटर all gases contain 2.68 10 raised power 22 molecules at same temperature and pressure। इसका मतलब यही हुआ कि जब वॉल्यूम इतना है फिर भी पार्टिकल सेम है, और वॉल्यूम अगर हमने चेंज कर दिया 1 क्यूबिक डेसीमीटर कर दिया किसी भी गैस का, फिर भी मॉलिक्यूल्स क्या है सेम है। क्या अब मास का फिर भी मास के ऊपर ये डिपेंड नहीं करेगा। देख लेते हैं। अब नंबर ऑफ, ये मैंने फॉर 1 क्यूबिक डेसीमीटर के लिए ले रहा हूं, तो नंबर ऑफ पार्टिकल्स क्या है, मैं अब फॉर हाइड्रोजन गैस के लिए ले रहा हूं। अब मैं नंबर ऑफ पार्टिकल्स की जगह पे लिखूंगा 2.68 10 रेस, ये साथ में लिख देता हूं 1 क्यूबिक डेसीमीटर। क्यों? ये सारा स्टूडेंट जो आपकी बुक में लिखा है उसने सारे ये वर्ड्स लिखे हैं, यानी लाइंस में लिखा है, आपको ये मैथमेटिकली एक्सप्लेन नहीं किया, जिसकी वजह से आपको समझने में प्रॉब्लम होती है। उसी प्रॉब्लम को रिजॉल्व कर रहा हूं। 1 क्यूबिक डेसीमीटर है तो ये क्या बन गया 2.68 10 रेज पावर 22। ये मास ऑफ हाइड्रोजन ये मैंने फाइंड करना है। मोलर मास ऑफ हाइड्रोजन ये तो आपको पता है 2.2 ही लिख दो, और मल्टीप्लाई बाय 6.02 10 रेज पावर 23। अब जब मैं मैथ्स करूंगा तो ज़ाहिर बात है जब इसका मैं सोल्यूशन निकालूंगा तो ये क्या बन जाएगा मास ऑफ H2। ये 2 डिवाइड हो रहा है, इधर जाकर मल्टीप्लाई हो गया 2 मल्टीप्लाई 2.68 10 रेज पावर 22, और आपके पास 6.02 10 रेज पावर 23। अब जब इसका हम सोल्यूशन लेते हैं, आपकी बुक में ये लिखा हुआ है, पॉइंट मेंशन किया हुआ है, आप देखेंगे तो ये आपको नज़र आ जाएगा। मैं बता देता हूँ, मेरे पास बुक अभी नहीं है तो आप देख लें, उस पर ये पॉइंट लिखा हुआ है, तो वहाँ पे ये रिज़ल्ट भी जो है वो गिवन होगा। अगर आप लोग देख रहे हैं 0.0899, यानी इसका जब हम रिज़ल्ट लेते हैं तो वो क्या बनता है 0.0899 ग्राम। ये कब है? जब हमने हाइड्रोजन का वॉल्यूम कितना लिया 1 क्यूबिक डेसीमीटर, तो देन पार्टिकल्स उसके लिए कितने थे, इतने। मोलर वॉल्यूम तो जारी बात है वो हमने चेंज नहीं करना, ना एवोगाड्रो चेंज होना, ये रिजल्ट आता है। और इसी तरह हम अगर ऑक्सीजन के लिए निकालें तो देन हमारे पास रिजल्ट क्या बनता है फॉर O2। कब? जब हमारे पास वॉल्यूम 1 क्यूबिक डेसीमीटर हो, तो फिर इसका मास कितना आएगा, वो भी वही बात आती है, कितनी 2 पॉइंट। जब वॉल्यूम सेम है 1 क्यूबिक डेसीमीटर है, तो मैंने ये पॉइंट ऑलरेडी लिख दिया 2.68 10 रेज पावर 22। यहां पे अब मैं डायरेक्ट लिख देता हूं ताकि ज्यादा टाइम नहीं वेस्ट करूंगा। मास ऑफ O2। अब यहां पे मैं क्या लिखूंगा, इसका ऑक्सीजन का मास कितना है 32, O2 का ऑक्सीजन देखो ना, एक ऑक्सीजन 16 होता है, उसका मास डबल है तो O2 32। साथ क्या लिखूंगा, जब यहाँ पे 2 है क्योंकि हाइड्रोजन, यहाँ पे अगेन वो तो पार्टिकल्स क्या रहेंगे, सेम रहेंगे। यहाँ पे रिजल्ट क्या आएगा 6.02 10 रेज पावर 23। और इसका रिजल्ट भी आप देख लें कि इतने ग्राम, मैं यहाँ पे लिख देता हूँ फॉर 1 क्यूबिक डेसीमीटर ऑफ H2। तो फिर हमारे पास रिजल्ट कितना आया है, ये हाइड्रोजन के केस में ये आया है। और यहाँ पे मैंने ये सारा सॉल्व करके दिया। ये बात करने का मकसद क्या है कि स्टूडेंट जब आप बुक में देखते हैं तो वहाँ पे उसने एक लाइन लिखी होती है, आपको समझने में
मुश्किल होती है, आप उसको की बजाय ये इस एक प्रॉपर वे के साथ करेंगे, प्रॉपर फार्मूला लगाएंगे, आपको फिर रट्टा लगाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, आप डायरेक्ट सॉल्व कर लेंगे। जब ये कैलकुलेटर से आप यूज़ करेंगे तो देन आपको जो रिजल्ट मिलेगा वो कितना मिलता है। अगर ऑक्सीजन का गैस है 1.438 ग्राम ऑफ ऑक्सीजन फॉर 1 क्यूबिक डेसीमीटर। अगर इतने वॉल्यूम यानी 22.414 क्यूबिक डेसीमीटर के लिए हमने वॉल्यूम लिया, फिर भी उनका मास डिफरेंट था। अगर हमने वॉल्यूम 1 क्यूबिक डेसीमीटर लिया तो पार्टिकल इसमें दोनों गैसेस के हमने क्या देखे, सेम है, लेकिन उनका मास फिर भी क्या डिफरेंट है। तो ये बात लास्ट पे वही बात बता रहा हूं कि जो गैसेस का मास है या गैसेस का साइज है, ये गैसेस के वॉल्यूम इससे इफेक्ट नहीं होता। गैस का वॉल्यूम किस पे डिपेंड करता है, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स, और जब नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स सेम होगा तो गैसेस का वॉल्यूम क्या रहता है, सेम। क्यों, मास या साइज चेंज करने से गैस का जो है वो वॉल्यूम के ऊपर कोई इफेक्ट नहीं पड़ता। हाँ, एक चीज के इफेक्ट पड़ता है कि अगर हम उनके नंबर ऑफ पार्टिकल्स को क्या कर दें, चेंज, मास या उनका साइज डिफरेंट होने की वजह से उनमें नंबर ऑफ पार्टिकल्स जो है वो डिफरेंट नहीं होंगे। लेकिन अगर उनमें नंबर ऑफ पार्टिकल्स डिफरेंट होते हैं फिर वॉल्यूम क्या हो जाता है, चेंज हो जाता है। अब देखें, मैंने यही बात की कि जो गैस का वॉल्यूम है वो मास और साइज पे डिपेंड नहीं करता, बल्कि गैस का जो वॉल्यूम है वो डिपेंड करता है नंबर ऑफ पार्टिकल्स पे, और जब नंबर ऑफ पार्टिकल्स सेम होंगे तो वॉल्यूम क्या रहता है, सेम रहता है। लास्ट पॉइंट कहते हैं कि क्यों नहीं डिपेंड करता, क्योंकि ये गैस के मॉलिक्यूल्स एक दूसरे से बहुत दूर होते हैं। लेट्स सपोज मैं ये कहता हूं कि ये आपके पास एक सर्कल है, इस सर्कल के अंदर मैंने ये पॉइंट लगाया, इससे ये वाला क्या बन गया, जिसको हम बोलते हैं डायामीटर, और इसी डायामीटर का जो हाफ होता है वो क्या होता है, रेडियस। टोटल हमारा डायामीटर कहलाएगा और उसका हाफ जो होता है वो रेडियस। ये क्या बताता है, साइज ऑफ द गैस। अगली बात पे आते हैं, वो कहता है कि क्यों इस पे डिपेंड नहीं करता, क्योंकि जो अब फॉर एग्जांपल ये जो आपके पास साइज है गैस का वो लेट्स सपोज 1 सेंटीमीटर है। अगर हम जो दूसरा गैस का मॉलिक्यूल्स होगा, अगर हम एक गैस के मॉलिक्यूल्स का जो साइज है, जो दूसरा मॉलिक्यूल है वो पहले वाले गैस मॉलिक्यूल्स के 300 टाइम डायामीटर का, ये देखिए मैंने कहा रेडियस है, जबकि डायामीटर इसका क्या होता है, डबल होता है। तो वो कहता है कि ये क्यों नहीं इफेक्ट करता, रीजन क्या है कि जो गैस के मॉलिक्यूल्स हैं ये बिल्कुल दूर दूर तक होते हैं, इनमें कोई अट्रैक्शन नहीं होती, उनके मॉलिक्यूल्स दूर दूर होते हैं, तो जिसकी वजह से ये एक दूसरे को इफेक्ट नहीं कर रहे होते। तो जो साइज है किसी, अगर हमारे पास ये एक गैस मॉलिक्यूल है, उसका अगर हम डायामीटर, अगर उसका हम साइज की बात करें, जब हम साइज की बात करते हैं तो उस वक्त हम उसके रेडियस की बात करते हैं। तो जो उसका साइज है, अगर दूसरा मॉलिक्यूल्स हम देखें तो वो उसके डायामीटर का 300 टाइम्स अवे होगा। यानी जो सेकंड मॉलिक्यूल होगा इस गैस का, वो उसके साइज या उसके डायामीटर का अगर हम 300 टाइम्स लें तो फिर जितना फासला बनता है वो दूसरा मॉलिक्यूल्स इतने टाइम्स अवे होगा। ये मैंने एग्जांपल लिया है, ये नहीं है कि गैस के मॉलिक्यूल्स कोई 1 सेंटीमीटर एक दूसरे से दूर होते हैं। तो यही बात है कि जो 300 जो 2 मॉलिक्यूल्स, अब हम बात करें मॉलिक्यूल्स, जो एक गैस का मॉलिक्यूल्स है, अगर हम उसका साइज मेजर करें या उसका डायामीटर मेजर करें और उसके डायामीटर का 300 टाइम्स लें तो जितना डिस्टेंस बनता है दूसरा गैस मॉलिक्यूल्स उससे उतने टाइम्स क्या होगा, अवे होगा। तो ये था हमारा
एवोगैड्रोस ला। स्टूडेंट ये अल्लाह से दुआ गो हूँ, अल्लाह ताला आपको इस दुनिया में अगले जहान में ढेरों कामयाबियों से नवाजे। मैं अक्सर आपको कहता रहता हूँ, ये आपका अपना लेक्चर चैनल है, इसको आप लोगों ने सपोर्ट भी करना है और मेरी हौसला अफजाई के लिए इसको लाइक भी करना है, सब्सक्राइब भी करना है और अपने बाकी फ्रेंड्स के साथ भी शेयर करें। इस इल्म की शम्मा में आप मेरे साथी बने। वमा अलैना इल्लल बलागुल मुबीन।